हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली अपने आईसीआई स्टडी मेट माने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए हुए सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है उसके हम लोग एडिशनल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये एडिशनल क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि सर ये एडिशनल क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बिल्कुल दिमाग में आपके यही क्वेश्चन आएगा, क्या पेपर में प्रोबेबिलिटी के सर इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। सर देखिए, क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा ये तो मैं नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट ही जानता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर आप आईसीआई स्टडी मेट को सही तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एग्जांपल, एडिशनल क्वेश्चन, तो आप यकीन मानिए पेपर में प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आते होंगे। इस बात की 100% गारंटी है। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने एग्जांपल्स कवर किए थे, सेट ए कवर किया था, ठीक है ना, सेट बी कवर किया और सेट सी भी कवर कर लिया। भाई सेट सी में हालांकि 5 मार्क्स कैरी क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया विद एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं एडिशनल क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो एडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो एक एक करके सारे एडिशनल क्वेश्चन करेंगे और इन एडिशनल क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अब जैसे पहला क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स, माने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आते हैं उनको अगर इकट्ठा करके एक जगह लिखा जाए तो क्या बनाते हैं सर, वो एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। ऑल द पॉसिबल आउटकम, जैसे हम एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या हो सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक सैंपल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। दूसरा, सर इफ वन ऑफ द आउटकम्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन द प्रेफरेंस टू द अदर इन एन एक्सपेरिमेंट देन द इवेंट्स आर, मतलब क्या है, इफ वन ऑफ द आउटकम्स का मतलब जो भी इवेंट हैपन हो रहा है। भाई किसी भी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो कोई ना कोई इवेंट आएगा, ठीक है ना, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो वन ऑफ द रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन द प्रेफरेंस टू द अदर, माने कोई एक रिजल्ट आए और उसके प्रेफरेंस में कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आ सकता। माने जब एक बार में एक ही रिजल्ट आएगा तो उस कंडीशन में जो इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे सर, सॉरी, वन ऑफ द आउटकम्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, कैन नॉट माने आ नहीं सकता, इन द प्रेफरेंस ऑफ द अदर इन एन एक्सपेरिमेंट देन द इवेंट्स आर, वो क्या कहलाएंगे सर, सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर, सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे। सर सिंपल इवेंट किन्हें कैसे, वो इवेंट्स जो एक साथ जिन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया जब कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट को आप एक बार ट्राई करते हैं तो हमेशा सिंपल इवेंट जनरेट होते हैं, और जब एक से ज्यादा बार ट्राई करते हैं तो हमेशा कंपोजिट इवेंट जनरेट होते हैं। सिंपल इवेंट उन इवेंट्स को कहते हैं जिन्हें डिकम्पोज फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज किया जा सकता है, और कंपोजिट इवेंट ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 इवेंट्स कैन नॉट बी ऑकर साइमल्टेनियसली, माने अगर कोई 2 इवेंट ऐसे हैं जो एक साथ ऑकर नहीं हो सकते तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट ए इज नन, माने ए के फेवर में कोई भी इवेंट नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा, माने ये एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। भाई ए के फेवर में कोई भी इवेंट नहीं है, माने फेवरेबल इवेंट हो गया 0, टोटल कितना भी हो 0 अपॉन समथिंग इज 0, माने ए क्या हुआ, एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। और सारे इवेंट्स फेवर में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फेवर और टोटल बराबर हो जाएंगे तो कट के क्या आएगा 1, मतलब वो क्या होगा, एक श्योर इवेंट होगा। नेक्स्ट, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards, कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं सर, 52 प्लेइंग कार्ड्स में स्पेड के कार्ड्स होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13 अपॉन 52 का मतलब 1/4, 13 अपॉन 52 का मतलब 1/4। माना आप देख रहे हैं आंसर इसके वर्बली निकल रहे हैं। नेक्स्ट,
A card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. The probability that it is a king. King कितने होते हैं सर? 4. Probability कितनी होगी? 4/52 का मतलब 1/13. 4/52 का मतलब 1/13. Next, question number 7. कह रहा है a card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. The probability that it is ace of club. Ace of club एक ही कार्ड होता है. एस क्लब का एक ही कार्ड होता है. कितने में से? 52 में से. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5 ऑन द डाइस. सम 5 आने के पहले तो टोटल केस की अगर हम बात करें तो कितने केस बनेंगे? जब 2 डाइस को एक साथ रोल कराया जाएगा तो टोटल कितने केस बनेंगे? 36. अब सम ऑफ 5 आने के एक के साथ कौन सा केस बनेगा? 4. 2 के साथ 3, 3 के साथ 2 और 4 के साथ 1. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36. 4/36 का मतलब 1/9. 4/36 का मतलब 1/9. नेक्स्ट, इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6. सम ऑफ 6 के केसेस पूछ रहा है तो टोटल में तो 36 ही रहेगा. अब सम 6 के कितने केस आएंगे? एक के साथ कौन सा केस बनेगा? 5, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2 और 5 के साथ 1. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/36. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर कॉइंस. माने एग्जैक्टली वन हेड. जब दो कॉइन को एक साथ टॉस कराया जाएगा तो कितने केसेस तैयार होंगे सर? 4. कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. अब एग्जैक्टली वन हेड के कितने केस है? सिर्फ 2. कितने में से? 4 में से. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/4. 2/4 का मतलब 1/2. 2/4 का मतलब 1/2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन हेड अपीयर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 फेयर कॉइंस. अब 3 कॉइंस को एक साथ टॉस कराया गया. केसेस कितने बनेंगे? 8. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. तीसरी बार में या तो हेड लगा दीजिए या तीसरी बार में टेल लगा दीजिए. टोटल कितने केस तैयार हो गए? 8. अब वो कह रहा है एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए. तो हम एक हेड और 2 हेड और तीनों हेड, तीनों के केस निकालेंगे. माने एक हेड, 2 हेड और 3 हेड, तीनों के केस निकालेंगे. एक हेड के कितने केस? एक हेड के कितने केस? 1, 2 और 3. 2 हेड के कितने केस? 1, 2 और 3. और 3 हेड का कितना केस? 3 हेड का कितना केस? सिर्फ 1. तो फेवरेबल टोटल कितने? फेवरेबल कितने हो गए? फेवरेबल हो गए 7 और टोटल कितने हैं? 8. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/8. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/8. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 वो कह रहा है द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी फेल्स व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज. भाई एक बार बताइए, आप हमेशा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते जिसमें एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल कितने आउटकम्स जनरेट होंगे वो नहीं बता सकते. मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो? इनफाइनाइट हो. तो उस कंडीशन में आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जज नहीं कर सकते. वो कह रहा है द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फेल्स व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इनफाइनाइट. यस, ट्रू. इट इज ट्रू स्टेटमेंट. अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इनफाइनाइट होंगे तो उस कंडीशन में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फेवर अपॉन टोटल. अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इनफाइनाइट है तो समथिंग अबाउट इनफाइनाइट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक है ना? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बेइज्जती सी महसूस होगी आपको इन क्वेश्चंस को करते समय. The following table gives the distribution of the wages of 100 workers. ये 100 workers का डेटा गिवन है wages का. वो कह रहा था probability that his wage are under 140. 140 से नीचे कितने हैं? 140 से नीचे कितने हैं सर? 9 वर्कर्स है. कितने में से? 100 में से. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9/100. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9/100. क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम इसी के ऊपर है.
वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज आर अंडर 160। अंडर 160 का मतलब क्या होगा? अंडर 160 का मतलब 160 से छोटा, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 29/100। 29/100। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द अबव टेबल द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज आर अबव 200। 200 से बड़ा, 200 से बड़ा माने इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 200 से बड़ा माने इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 200 से बड़ा, तो जरा जोड़िए 8 और 18 26, 26 और 25 कितना हो जाएगा? 35 कितना हो जाएगा? 61। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 61/60 अबव 200 कह रहा है ना, हाँ 61/100। ये आ गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द अबव टेबल द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज बिटवीन 160 एंड 220। बिटवीन 160 एंड 220, बिटवीन 160 एंड 220, तो 160 से 220 तक, 160 से 220 तक, तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 0 और 10 10 और 8 18। 18/100। 18/100 माने डी इज द करेक्ट आंसर। 18/100 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 तक तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वो कह रहा है द टेबल बिलो शो द हिस्ट्री ऑफ द 1000 मैन। ये 1000 पर्सन का डेटा गिवन है। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा, लाइफ दे रखा है और नंबर ऑफ सर्वाइव पर्सन दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल सर्वाइव टू एज 90। 90 वाले कितने पर्सन होंगे? तो सर कितने पर्सन है? 60। तो 60/1000। 60/1000 भाई टोटल पर्सन कितने हैं? 1000। ऐसे कितने पर्सन है जो 90 साल तक जिएंगे? 60 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 60/1000। द टर्म चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर सिनोनियम्स। यस, बिल्कुल सही बात है। चांस की बात करें या प्रोबेबिलिटी की बात करें, दोनों का मतलब एक ही है, या पॉसिबिलिटी की बात करें तो दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ 1/4। भाई स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। 13/52 का मतलब 1/4, बिल्कुल सही है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट ऑफ स्पेड। तो नॉट ऑफ स्पेड निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इन द सैंपल स्पेस। भाई सभी इवेंट्स, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो सैंपल स्पेस तैयार हुआ, उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? ऑलवेज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहे सर, ऐसे ही क्वेश्चंस है, वर्बली होंगे आपसे। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। भाई सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। नेक्स्ट लेट अस सैंपल स्पेस S। ये सैंपल स्पेस रखा मैंने, x1 x2 x3 3 रिजल्ट ऑकर हुए। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑन S। कौन सा इसमें सही हो सकता है? भाई तीनों में से एक ना एक तो ऑकर होगा ही होगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा वही आंसर होगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आंसर आएगा सर बी वाला आएगा। देखिए ना, 0 + 1/3 + 2/3 अगर करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 = 0 माने ये इम्पॉसिबल है, तो लेकिन यहां पे तो x1 पॉसिबल हो पा रहा है, तो आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर इसका क्या होगा सर? डी होगा। क्योंकि देखिए इसका सम भी 1 नहीं आएगा, इसका सम भी 1 नहीं आएगा। इसका सम 1 तो आ रहा है, लेकिन x1 की प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब ये कि इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, जबकि पॉसिबल हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लेट P बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये S सैंपल स्पेस रखा है, x1 x2 x3। x1 की प्रोबेबिलिटी 1/4, x3 की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो x2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होनी चाहिए। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। तो 1/4 + 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस इसका सम करेंगे 7/12। कितना आ जाएगा? 7/12। तो ये हो जाएगा 5/12। ये हो जाएगा 5/12। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वो कह रहा था चांस ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब देखिए जरा, ये भी सम का क्वेश्चन है, ये भी सम का क्वेश्चन है। तो सम 10 आने के कितने केस होंगे? 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, टोटल केस हो गए 36। सम 10 के लिए की शुरुआत करें तो 1 से तो होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से शुरुआत होगी। 4 और 6, 5 और 5 और 6 और 4, तो कितने केस आए? 3। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/36। 3/36 का मतलब 1/12। वैसे तो 3/36 दे रखा है। बात समझ में आ गई? सॉरी, ये ऊपर वाले में लगेगा। 3/36 ऊपर वाले में लगेगा। 3/36 का मतलब 1/12, ये हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 25, द चांस ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6, सम ऑफ 6 की बात करा। सम 6 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सम 6 आने के लिए जरा केसेस की बात करें तो एक के साथ कौन सा केस बनेगा सर? 5, 2 के साथ सर 4, 3 के साथ सर 3, 4 के साथ सर 2 और 5 के साथ सर 1। फेवरेबल कितने बने? 5। कितने में से? 36 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/36। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/36। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी दैट बी इवेंट ऑकर्स ऑन द assumption दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड या हैपन। बात समझ में आ गई? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट गिव एन डैश सेट ऑफ इवेंट्स। कैसे इवेंट्स देगा सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देगा। माने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, अगर आप उसे सैंपल स्पेस में रखते हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। माने वो सारे के सारे इवेंट्स, उनमें से कोई भी 2 इवेंट एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन द इवेंट इज सर्टेन। अगर इवेंट सर्टेन है माने होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये ऐसा इवेंट होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। भाई बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द क्लासिकल डेफिनेशन of probability is based on the feasibility that at subdividing the possible outcomes of the experiment into mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive, exhaustive and equally likely cases। भाई मतलब क्या है? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि आप जब कभी भी कोई सैंपल स्पेस बनाते हैं, जैसे आपने एक डाइस को रोल कराया तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 इवेंट्स हुए। अगर हम फेयर गेम की बात करें तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/6। ये सारे के सारे इवेंट्स कैसे हुए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, माने कोई 2 इवेंट एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। एग्जॉस्टिव भी हुए, माने इनमें से एक ना एक तो आएगा ही आएगा, और इन सबकी प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। तो दैट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहलाती है? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड। बोथ हेड का एक ही केस बनता है, कितने में से? 4 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 1 हेड एंड 1 टेल। 1 हेड 1 टेल के कितने केस होते हैं? 2। कौन से? हेड टेल और टेल हेड। कितने में से? 4 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4 का मतलब 1/2। 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ टेल। बोथ टेल का कितने केस होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड भी चलेगा और 2 हेड भी चलेंगे। 1 हेड के कितने केस होते हैं? 2। और 2 हेड का कितने केस होता है? 1 के फेवरेबल कितने होंगे? 3। कितने में से? 4 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। नेक्स्ट 34, 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड। सर 3 हेड तो आ ही नहीं सकते ना, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 0। भाई मैक्सिमम कितने हेड आ सकते हैं? 2, क्योंकि कॉइन को 2 बार टॉस कराया गया, या 2 कॉइन को एक साथ टॉस कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट मोर देन 3 हेड्स। नॉट मोर देन 3 हेड मतलब 3 हेड से ज्यादा आने नहीं चाहिए। भाई 3 हेड से तो कम ही आएंगे, तो सारे इवेंट्स काउंट हो जाएंगे। 2 हेड भाई नॉट मोर देन 3 हेड का मतलब 3 हेड से कम की बात कर रहा है, 3 हेड से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 3 हेड और उससे कम की बात कर रहा है, तो 3 हेड की बात करेंगे, 2 हेड की बात करेंगे, 1 हेड की बात करेंगे और 0 हेड की बात करेंगे।
इसके केस तो 0 होंगे, इसका एक केस होगा, इसके 2 केस होंगे, इसका एक केस होगा। फेवरेबल कितने हो गए? 4। टोटल भी कितने आएंगे? 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। फेवरेबल कितने हुए? 4। टोटल कितने हुए? 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/4 का मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 2 unbiased coin are tossed. The probability of getting both heads और both tail, both head की probability कितनी होगी? 1/4। both tail की probability कितनी होगी? 1/4। टोटल कर देंगे कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 का मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 2/4 का मतलब 1/2। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 37। 2 dice with face mark 1 2 3 4 5 6 are thrown. टोटल केस कितने जनरेट होंगे? 36। The points on the dice are multiplied together. वो कह रहा है the probability that the product is 12. तो 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टोटल केस होगा 36। अब प्रोडक्ट 12 होने चाहिए। एक के साथ कोई केस बनेगा नहीं, 2 के साथ 6 वाला 2 6 12, 3 के साथ 4 वाला 3 4 12, 4 के साथ 3 वाला 4 3 12, 5 के साथ कोई केस नहीं बनेगा, 6 के साथ 2 वाला। माने फेवरेबल कितने बने? 4। कितने में से? 36 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36। 4/36 का मतलब 1/9 भी लिख सकते हैं। 4/36 का मतलब 1/9 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अरे वाह, अब आया थोड़ा सा कुछ। 6 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल निकाली गई, तो कॉम्बिनेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी है? 6। टोटल कितनी है? 11। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/11। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/11। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी का मतलब या तो ए आए या फिर बी आए। भाई कम से कम एक ना एक आना चाहिए, या तो ए आए या बी आए या दोनों आए। दोनों आने वाली बात ए यूनियन बी में इंक्लूड होती है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। 40 प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ ए एज वेल एज बी। माने ए भी आए और बी भी आए, माने ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। और ए इंटरसेक्शन बी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी से। ए इंटरसेक्शन बी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। कौन सी रिलेशन ट्रू है? भाई सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माने ए के आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए के ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यही वाला ठीक है। नेक्स्ट, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? 0 होगा। यहां लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी ऑकर, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आंसर हो गया डी। आंसर हो गया डी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ये तो सर मजाक मजाक में 43 तक पहुंच गए हम लोग। बिल्कुल मजाक मजाक में 43 तक पहुंच गए, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं सर। आइए आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की। सर क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी। माने एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट का मतलब कम से कम एक ना एक इवेंट तो आना चाहिए। माने या तो ए आए या फिर बी आए, या तो ए आए या फिर बी आए। माने यहां पे एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट का मतलब क्या हुआ? यहां पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। अब वो कह रहा है विच मे नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हो सकता हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माने कौन सा आंसर हो जाएगा? सर आंसर हो जाएगा बी। भाई ए प्लस बी का मतलब ए यूनियन बी और ए बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एडिशनल थ्योरम ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की। हाफ सेंचुरी होने वाली है बहुत जल्दी।
वो कह रहा है इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ओ हो इंडिपेंडेंट कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एज वेल एज बी, माने ए भी आए और बी भी आए, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? भाई ये दोनों इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट है तो इनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी, इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माने आंसर कौन सा हो जाएगा सर? आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, for the condition probability of A into B is equals to probability of A into probability of B, then the two events A and B are said to be independent। अभी हमने बात करी भाई अगर कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी उनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। लेकिन अगर कोई दो इवेंट्स के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब वो दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी on the assumption that the another event A has actually occurred, माने A पहले से ही occur हो चुका है, तो जो पहले occur होता है उसे हमेशा डिवाइड में रखते हैं, माने हम बात कर रहे होंगे probability of B upon A की, which is equals to क्या होगा? probability of A intersection B upon probability of A, probability of A intersection B upon probability of A। आंसर कौन सा हो जाएगा सर? आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12, 6 + 4 - 3, 7/12। आंसर कितना आ जाएगा? 7/12। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ए अपॉन बी पूछ रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी या ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/3। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इधर वाला नंबर पलट जाएगा। आंसर कितना आ गया? 3/4। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/4, देन द इवेंट्स ए एंड बी आर। अब आपको बताना है कि ये इवेंट्स कैसे हैं। पहला ऑप्शन नॉट इक्वली लाइकली। हाँ सर इक्वली लाइकली तो नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं सर इनका इंटरसेक्शन पार्ट तो दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे कह देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इक्वली लाइकली, नहीं सर इक्वली लाइकली तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नॉट इक्वली लाइकली। भाई अगर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है माने वो इक्वली लाइकली नहीं है, सेम होती तो वो इक्वली लाइकली कहलाते, ठीक है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी सेम होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी होगा सर। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट होंगी, माने ए के आने का बी के आने से कोई लेना देना नहीं होगा, ए के ना आने का बी के ना आने से कोई लेना देना नहीं होगा, ए के ना आने का बी के आने से कोई लेना देना नहीं होगा, बी के ना आने का ए के आने से कोई लेना देना नहीं होगा। माने जो इंडिपेंडेंट है वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे। तो ए डैश, ए के ऊपर सी लिखा है माने कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए माने नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी आर डिपेंडेंट, नो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। नॉट ऑफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट, नो। A and not of B are dependent, no. Not of A and not of B are also independent, yes. आंसर क्या होगा? D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51 वो कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ 2 वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया तो ईच ऑफ 2 वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, माने दो अलग अलग 52 कार्ड में से एक एक कार्ड ड्रॉ किया गया। इसमें से एक कार्ड निकाला गया और इसमें से भी एक कार्ड निकाला गया, इसमें से एक कार्ड निकाला गया और इसमें से भी एक कार्ड निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस, कम से कम किसी एक में एस होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब ऐसे करके निकाल पाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है,
तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल में से प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 में से हम क्या करें, नन ऑफ द एस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, तो एटलीस्ट वन ऑफ द एस की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से अगर हम कोई भी एस ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, तो कम से कम किसी एक कार्ड का एस होना कंपलसरी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोई भी एस ना, तो इसमें एस ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, एस होते कितने हैं 4, तो बाकी क्या होंगे 48 कार्ड्स क्या होंगे, एस नहीं होंगे, तो 48/52, और इसमें भी एस ना हो इनटू में 48/52, ये हो जाएगा 12 13 12 13 169 माइनस 144 25/169, यह आंसर आ गया 25/169, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड, एक डाई को टॉस किया गया, रोल कराया गया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, मतलब बेशर्मी वाली बातें हो गई है हमारे साथ, मतलब बेइज्जती कर रहा है हमारी ये। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माने ए यूनियन बी गिवन है, आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, इसको रब कर देता हूं। जी अब आप जरा ध्यान दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको उठा के इस साइड में ले जाऊं और इसको उठा के इस साइड में ले जाऊं, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब सीधे सीधे वैल्यूज लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 प्लस 8 माइनस 10, माने 3/20 इज द करेक्ट आंसर, 3/20 डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अरे वाह, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए यूनियन बी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है सर 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब ये इंडिपेंडेंट है तो उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी, माने माइनस 2/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कट गया, या मत काटिए, एलसीएम 15 लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 10 प्लस 9 माइनस 6, 13/15, 13/15, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड इन 100 टॉस ऑफ अनबायस्ड कॉइन। तो पहले तो ये बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल में कितनी होती है, 1/2। तो 100 टाइम्स उससे आप टॉस कराएंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 1/2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 50, दैट इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। A and B are two events such that probability of A बराबर 1/3, probability of B बराबर 1/4, probability of A union B बराबर 1/2। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकाल ले, probability of AB कितना हो जाएगा, this प्लस दिस माइनस दिस डायरेक्ट कर ले रहे, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ गया 12, 4 प्लस 3 माइनस 6, 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने निकल आया, 1/12। अब आपसे पूछा क्या, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माने ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कितना है 1/12, तो इंटू लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/3, इसे इंटू लगा के 3/1 लिख दे, तो आंसर कितना आ गया 1/4। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज ऑलवेज, सर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मास फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी एज्यूम करते हैं, वैसे तो मास फंक्शन हो कुछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मास फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, भाई किसी भी केस में चले जाइए, सभी प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट, व्हेन x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन fx इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जब कभी भी आपका जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में होगा, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो उसे मास फंक्शन कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तो उसे डेंसिटी फंक्शन कहेंगे। ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर हो जाएंगे, जब आप उसका लेक्चर या उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन कायदे में वहीं आने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो समझ में आते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखे हैं। आइए आगे की बात करते हैं। Which of the following set of function define a probability space A1 A2 A3, माने 3 इवेंट्स हो रहे हैं, तो भाई ये 3 के अलावा कोई और तो होकर नहीं हो रहा, तो जिसमें तीनों को प्रोबेबिलिटी का सम बनाएगा वही आंसर होगा। क्या इन तीनों का सम बनाएगा सब 1/3 1/2 और 1/4? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए यार, देख लेते फिर भी। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12, ये हो जाएगा 4 + 6 + 3, नहीं सर ये तो ज्यादा हो जाएगा, 4 + 6 + 3, नहीं ये तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, बी को चेक कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया इसका 6, ये हो जाएगा 2 + 1 + 3, हाँ ये हो जाएगा, सही है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, माने यही आंसर हो सकता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल्स टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज इक्वल्स टू 2/3, और सैंपल स्पेस में A1 A2 A3 तीनों दे रखा है। तो पहले सोचने वाली बात यह है कि अगर A1 की प्रोबेबिलिटी 0 है तो A1 तो सैंपल स्पेस में ऑकर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये वाली बात तो यहीं पे फॉल्स हो गई। बात समझ में आ गई, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इन तीनों का सम जरूर बना रहा है, लेकिन जब सैंपल स्पेस में A1 ऑकर हो रहा है, सैंपल स्पेस में A1 ऑकर हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 तो हो ही नहीं सकती, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 तो हो ही नहीं सकती। भाई किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, इसका मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। जब इम्पॉसिबल है तो सैंपल स्पेस में आ कैसे रहा है? बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे ही घुमाने वाले क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। आगे, इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी, माने उनका इंटरसेक्शन पार्ट हमेशा उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये कह रहे हैं चेक करके बताओ कहां ऐसा होगा। सबसे पहले ए वाला पार्ट हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हम ए वाले पार्ट की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, माने ए इंटरसेक्शन बी और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अरे ये तो नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, खत्म। इसकी बात करते हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको रब कर देते हैं। बी वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर ये भी जरा चेक करिए, ये कैंसिल आउट हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ये वाला और चेक कर लेते हैं, सी वाला, नहीं तो डी तो आंसर होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसको चेक करने की बात कर रहा हूं, तो उसको रब कर देता हूं मैं। हाँ जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं इसे ले जाऊं मल्टीप्लाई में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अरे वाह, ओ हो, यही तो हमारी इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है।
तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। When expected value is negative, then the result is, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा? सर रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब अर्थमेटिक मीन से हुआ। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब किससे हुआ? अर्थमेटिक मीन से हुआ। और अर्थमेटिक मीन नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा? यार फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। इससे क्या मतलब हमारा? बोथ आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा? बोथ होगा। रिजल्ट क्या होगा? फेवरेबल, अनफेवरेबल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, द सम ऑफ द स्कोर्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर। जब दो डाइस को एक साथ रोल कराया जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है। तो याद करिए, अगर वैसे तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको कराया है, नहीं याद है तो मैं दोबारा से करा दे रहा हूं। सम, और यहां लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर हम बात करें सम, तो जब दो डाइस को एक साथ रोल कराते हैं तो सम कम से कम कितना हो सकता है? 2। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। तो यहां लिख लेते हैं सम कम से कम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? सबके अपॉन में 36 तो आएगा। गिनती शुरू कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब गिनती पलट दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। और सबके अपॉन में 36 लगा दीजिए। सबके अपॉन में 36 लगा दीजिए। सबके अपॉन में 36। ये इसकी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी बन गई। अब जब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू समीशन पी इंटू एक्स। माने ये हो गया आपके लिए क्या? ये हो गया आपके लिए एक्स और ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते जाइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते जाइए, जोड़ते जाइए, तो आंसर इसका आ जाएगा 7। आप देखेंगे तो ये निकल के आएगा 252/36 विच इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, ए इंटरसेक्शन बी 1/12। आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछ रहा है, मतलब एक ही चीज को बार बार पूछते हो थकता नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए अपॉन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/4। तो इंटू लगा के 4/1 लिख लू तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/12 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 2/3। तो इंटू लगा के 3/2 लिख दू तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 द ऑड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट। जरा ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है ऑड इन फेवर, दैट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। द ऑड्स इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग अ टेस्ट इज 3/7। ऑड इन फेवर गिवन है 3/7, माने ये हुआ फेवर, ये हुआ अगेंस्ट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फिर प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फेवर अपॉन टोटल। फेवर कितना है? 3। फेवर कितना है? 3। टोटल कितना है? 10। माने एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/10। द ऑड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट, द ऑड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट इज 3/5। माने ये ऑड अगेंस्ट है, तो ये हुआ अगेंस्ट, ये हुआ फेवर, ये हुआ अगेंस्ट, ये हुआ फेवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर स्टूडेंट बी मान लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फेवर अपॉन टोटल। फेवर कितना है? 5 और टोटल कितना हो गया? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/8।
प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/8। अब एक बात बताइए, किसी एक स्टूडेंट के पास होने का दूसरे स्टूडेंट के पास होने से कोई लेना देना है नहीं, माने ये दोनों इवेंट्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास का मतलब ए भी पास हो जाए और बी भी पास हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जब ये इंडिपेंडेंट है तो इनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी इनके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी, माने इन दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/10 इंटू 5/8, 5 2 जा कट गया, आंसर आ गया 3/16। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सेम में द ऑड्स इन फेवर बिल्कुल सेम है, 3/10, द ऑड अगेंस्ट इज 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फेल, दोनों के दोनों फेल हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। दोनों फेल हो जाए माने ए भी फेल हो जाए और बी भी फेल हो जाए, ए भी फेल हो जाए और बी भी फेल हो जाए। अब जरा सोच के देखिए, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट हमेशा मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब जरा देखिए, ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, तो माने ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/10। बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। बस आंसर कितना आ गया। सर कुछ कट रहा है? नहीं सर कुछ नहीं कर रहा, 21/80 बी इज द करेक्ट आंसर। 21/80 माने बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इन द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए कभी भी इंपॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। ए विल नेवर इक्वल्स टू जीरो, ए विल नेवर इक्वल्स टू जीरो, इज ए इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सही है ना। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से छोटी तो वैसे भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो नहीं सकती। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो होनी नहीं चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो वाली बात आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब वो दोनों कभी साथ में होकर नहीं हो सकते। इट मींस दे आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब कभी साथ में होकर नहीं हो सकते। डिसजॉइंट का मतलब कभी माने उनमें कोई कनेक्शन है ही नहीं, वो कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, डिसजॉइंट वाली बात आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अरे सर ये तो मतलब बेइज्जती दे रखी है, सच बता रहा हूं मैं आपको। A bag contains 10 white 10 black balls. A ball is drawn from it. The probability that it will be a white. तो टोटल बॉल कितनी है 20, white कितनी है 10, probability कितनी होगी 10/20, 10/20 का मतलब 1/2। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, two dice are thrown at a time. The probability that the numbers shown are equal, माने दोनों नंबर सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने केस बने 6, कितने में से 36 में से। आंसर कितना हो जाएगा 6/36 का मतलब 1/6। 73, two dice are thrown at time. The probability that the difference of the number shown is 1. डिफरेंस क्या होना चाहिए 1, तो डिफरेंस की टेबल मैंने आपको लिखवाई थी, लेकिन अगर नहीं याद तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। हालांकि डिफरेंस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस कम से कम कितना हो सकता है सर 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। तो डिफरेंस 0 1 2 3 4 5, और यहां नंबर ऑफ केसेस, यहां नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे भाई, गिनती शुरू करिएगा। 0 डिफरेंस आने के कितने केस होगा 6, 1 डिफरेंस आने के 10, फिर 2 कम करते चले जाइए 8 6 4 और 2। हाँ जी सर, अब डिफरेंस बनाने के कितने केस है 10, कितने में से 36 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10/36, 10/36 का मतलब 5/18। अब वो कह रहा है two dice are thrown together, the probability that the event of the difference of the number is shown is 2. डिफरेंस 2 को होना चाहिए, कितना हो जाएगा 8/36 माने 2/9, 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाँ जी सर,
द प्रोबेबिलिटी स्पेस इन टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन को जब एक साथ टॉस कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी स्पेस कौन सा बनेगा? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, टेल हेड टेल। सी वाला आंसर होगा। 76 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 व्हाइट एंड 8 ब्लू, माने टोटल कितनी बॉल हो गई? 11। इसमें से व्हाइट बॉल कितनी है? 3। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/11। 77 टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डाइस को एक साथ फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर शोन इज ग्रेटर देन 5, जो सम है, सम जो है वो ग्रेटर देन 5 हो। तो जरा देखिए, अभी हमने बात करी थी सम के लिए, टेबल हमने बनाई थी यहां पे, ये रही सर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। सम के लिए टेबल ये रही। तो जरा ध्यान दीजिए, हमें सम चाहिए 5 या 5 से ग्रेटर, तो हम इन सारे केसेस को प्लस कर लेंगे, इन सारे केसेस को प्लस कर लेंगे। सम इज ग्रेटर देन 5 है या सम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है? सम ऑफ द नंबर शोन इज ग्रेटर देन 5 कह रहे हैं। ग्रेटर देन 5 का मतलब कौन कौन से केसेस आएंगे? ग्रेटर देन 5 का मतलब कौन कौन से केसेस आएंगे सर? 5 या वो 5 से बड़े वाले केसेस, माने कौन से केसेस आएंगे? ये वाले 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा। तो आप इन सभी प्रोबेबिलिटी को सम कर लीजिए, इन सभी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लीजिए। क्या क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 5 6 5 4 3 2 1, जरा जोड़ लीजिए। 5 और 6 11 और 5 16, 4 20, 3 23, 2 25 और 1 26, बिल्कुल सही। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 26 बाय 36, 26 बाय 36। जरा चेक करते हैं, 26 बाय 36, ये देखिए, ये रहा। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26 बाय 36, माने कितना हो जाएगा? 13/18। 13/18 का मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, अ ट्रैफिक सेंसर शो दैट द आउट ऑफ 1000 व्हीकल्स पासिंग अ जंक्शन पॉइंट ऑन अ हाईवे 600 टर्न टू राइट। 600 तो राइट को मुड़ जाते हैं, तो 400 लेफ्ट को मुड़ जाएंगे, सीधी सीधी बात है। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टर्निंग द राइट, तो राइट जाने वाले कितने व्हीकल होंगे? 600/1000, माने 6/10। 6/10 का मतलब 3/5। भाई राइट जाने वाले कितने व्हीकल है? फेवरेबल कितने हैं? 600, टोटल कितने हैं? 1000। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 600/1000, माने सीधे सीधे 3/5। नेक्स्ट, 3 coins are tossed together. The probability of getting 3 tails. 3 tail का एक ही केस बनेगा, कितने में से? 8 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। 3 coins are tossed together. The probability of getting exactly 2 head. तो केसेस बना लेते हैं, चाहे तो आप लिख देते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। थोड़ा सा जगह कम है, थोड़ी जगह और छोटी कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं जी। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब तीसरी बार में या तो हेड लगा देंगे या तीसरी बार में टेल लगा देंगे। ये हो गया सर, 8 केसेस तैयार। वो कह रहा है 2-3 coins are tossed together, the probability of getting exactly 2 head. Exactly 2 head के कितने केस बनना है? 1, 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8। 3 coins are tossed together, the probability of getting at least 2 head. At least 2 head माने 3 head भी चलेगा। तो 1, 2, 3 और 1, ये 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/8 का मतलब 1/2। अब 4 coins are tossed together, तो 4 coin की बात करें तो इन्हीं केसेस को हमें दोबारा उतारना पड़ेगा, और एक बार हेड लगाएंगे, उन सब में एक बार टेल लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 हेड्स। तो सर केसेस बना लेते हैं। जी, केसेस बना लेते हैं। हाँ जी सर, इसी को दोबारा से उतार लेते हैं। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल
और टेल टेल टेल। अब या तो तीसरी बार में क्या लगेगा, या तो वो चौथी बार में क्या लगेगा, हेड। तो इन सब में हेड लगा दीजिए। या इन सब में टेल लगा दीजिए। लीजिए 16 केस तैयार हो गया। अब वो कह रहा है 4 coins आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 हेड्स। 2 हेड्स के कौन कौन से केसेस हैं? 2 हेड्स के एग्जैक्टली 2 हेड्स। एक तो ये रहा दिख रहा है, देखिए एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, और बताएं एक ये रहा और ये रहा, और कोई ये भी है, और कोई और कोई नहीं सर। बस कितने हुए सर? 1 2 3 4 5 6। कितने में से? 16 में से। 6/16। 6/16 का मतलब हो गया 3/8। 6/16 का मतलब हो गया, ये तो हो चुका था ना, ये वाला है, ये वाला 3/8 ये तो हो चुका था हमारा, ठीक है ना। एग्जैक्टली 2 हेड का कितना आया था? 3/8 आया था, और एटलीस्ट 2 हेड का आया था 1/2, ठीक है ना। हाँ जी। और 4 coins are tossed, the chance of there should be 2 tails। अब 2 tails के कितने केसेस है? जरा 2 tails वाले केसेस ढूंढेगा। 2 tails, एग्जैक्टली 2 tails। एक तो ये है, और एक ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। और कोई केस है? नहीं। वही आएगा आंसर। 6/16 का मतलब कितना होगा? 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है इफ ए इज एन इवेंट एंड ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो भाई किसी के आने की प्रोबेबिलिटी और किसी के ना आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होगा? ऑलवेज इक्वल्स टू 1। माने ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। बस समापन की ओर है हम लोग, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/4। ए डैश पूछ रहा है, ए के ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश पूछ रहा है, माने बी के ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बी के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ए यूनियन बी पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम इसका आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 6 माने 11/24। 11/24 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। हाँ जी सर, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, माने इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अरे भाई 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। जब ये कह रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, माने ये दोनों एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, तो इनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 4 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ऑर्डिनरी डाई, माने आपने एक सिंगल डाई को फेंका और 4 से ज्यादा नंबर आना चाहिए। 4 से ज्यादा नंबर मतलब 5 और 6, 2 ये है, कितने में से? 6 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। 2/6 का मतलब कितना हो गया? 1/3। ये तो आंसर वर्बली निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मे बी आइदर अ क्वीन और एन एस। और का मतलब क्या हुआ? यूनियन, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन यूनियन क्या पूछ रहा है? एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन यूनियन क्या पूछ रहा है? एस। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
क्वीन इंटरसेक्शन एस। क्या ऐसा कोई कार्ड होगा जो क्वीन भी और एस भी हो? नहीं। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0। अब जरा देखिए क्वीन की कितने केस भाई, अपॉन में कितना आ जाएगा? 52। क्वीन कितनी होती है? 4। एस कितने होते हैं? 4। क्या ऐसा कोई कार्ड होता है जो क्वीन भी और एस भी हो? नहीं। तो वो 0 हो जाएगा। तो 4 और 4 8/52। 8/52 माने कितना आ जाएगा? 4 के टेबल से कट जाएगा 2/13। 2/13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिए। वो कह रहा था चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 इन थ्रो ऑफ 2 डाइस। माने या तो सम 7 आए या सम 11 आए। सम 7 आने के कितने केस? आप चाहे टेबल से देखिएगा। सम 7 आने के कितने केस? 6 केस। सम 7 आने के कितने केस? 6 केस। और सम 11 आने के कितने केस? 2 के। वो सम 11 आने के कितने केस? 2 केस। तो फेवरेबल कितने हो गए? 8। कितने में से? 36 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/9। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/9। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चाहे आप केसेस ड्रॉ करके देख लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। और ये मेरा 92 और 93 ये दोनों मेरे फेवरेट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि सर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ए विल विन द रेस इज 1/6। माने ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है ना? सेम रेस है, सेम रेस है, ध्यान रखिएगा। ये रेस कैसी दे रखी है आपको? सेम दे रखी है। अब मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, क्या एक ही रेस में 2 विनर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये दोनों कभी भी साथ में जीत नहीं सकते। माने ये क्या हुआ? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस हुआ। कोई से भी 2 इवेंट एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते। माने ये क्या हो गया? इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? 0 होगा। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन। माने या तो ए जीते या फिर बी जीते। ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दीजिए। 1/6 प्लस 1/4 आंसर कितना हो जाएगा? 10/24 माने 5/12। आंसर कितना हो जाएगा? 5/12। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसका सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल विन। ना ही ए जीते और ना ही बी जीते। याद करिए, याद करिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी का होल डैश। इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी का होल डैश, माने दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। और होल डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 में से 5/12 गया, कितना बचेगा? 7/12। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7/12। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन सारे पीछे कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/8 है, तो नॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना होगा? 1/8 होगा। भाई ए के आने की प्रोबेबिलिटी 7/8 है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। प्रोबेबिलिटी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, एस का मतलब यहां सैंपल स्पेस, माने सैंपल स्पेस बनाने के क्या चांसेस होंगे? सर एक ही होगा, क्योंकि हमें तो बनाना ही पड़ेगा। बिना सैंपल स्पेस बनाए तो हमारा काम बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट 96, a man can kill a bird once in 3 shot। माने इसको किल करने की प्रोबेबिलिटी, बर्ड को किल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट बर्ड इज नॉट किल्ड कितनी हो जाएगी? 2/3। भाई किल करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो किल ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 97। सर सेंचुरी होने वाली है, नर्वस में चल रहे हैं। If on an average 9 shops out of 10 return safely to the port, माने शॉप्स नहीं होगा, यहां शिप्स होगा। शिप जो है 10 में से 9 शिप सेफली जो है पोर्ट पे वापस आ जाती है। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 शिप रिटर्न सेफली कितना होगा? 9/10। और शिप सेफली ना लौटे इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10। नेक्स्ट 98, वो कह रहा है if on an average 9 shops out of 10 return safely to a port, the probability of 1 ship
डज नॉट रीच सेफली, डज नॉट रीच सेफली का कितना हो जाएगा 1/10, अभी हमने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ पर्सन इज 6/11, एट अ रिजल्ट ही गेट्स ₹77, माने चांस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/11 और रैंडम वेरिएबल क्या है 77। तो पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई रैंडम वेरिएबल से कर देते हैं, तो 6/11 इंटू 77, आंसर कितना आ गया 42 रुपीज। ठीक है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, भाई एक फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, मतलब क्या क्या हो सकते हैं, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज बॉय, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई सर यहाँ पे। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए, अरे वाह 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 नर्वस 99 खत्म हो गया। तो पहला केस बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज, और दूसरा केस है इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज बॉय, वन ऑफ देम इज बॉय, वन ऑफ देम इज बॉय। अब कौन सा केस पहले अपन हो रहा है, बी वाला, कौन सा केस पहले अपन हो रहा है, बी वाला। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों बॉय भी हो और उसमें से एक लड़का भी हो, तो एक ही केस है बॉय बॉय वाला 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन ऑफ देम इज बॉय, कोई सा भी एक लड़का होना चाहिए, कोई भी एक लड़का होना चाहिए, वन ऑफ देम इज बॉय माने कम से कम कोई भी एक लड़का होना चाहिए, तो दो ही केसेस जैसे 2/4। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑकरेंस ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस इफ इट इज नोन दैट द ओनली इवन नंबर कैन ऑकर। फिर वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपने एक डाइस को रोल कराया तो 1 2 3 4 5 6 6 केसेस बनेंगे। पहला केस ये कह रहा है कि नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो मैं यहां पे दोबारा से लिख लेता हूं इसको, ठीक है ना। पहला केस ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 2, और वो कह रहा है इफ इट इज नोन दैट ओनली इवन नंबर कैन ऑकर, माने दूसरा केस इवन नंबर हैपन या इवन नंबर ऑकर, ठीक है ना। ओनली इवन नंबर हैपन। कौन सा केस पहले हैपन हो रहा है, बी वाला, माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी which is equals to probability of A intersection B upon probability of B, which is equals to probability of A intersection B upon probability of B. अब that is equals to probability of A intersection B 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गए। अब वो कह रहा है ग्रेटर देन 2 भी हो और इवन नंबर भी हो, तो 4 और 6 दो ही केसेस हुए, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ B सिर्फ इवन नंबर की बात कर रहा है, तो 2 4 और 6 3/6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2/3, आंसर कितना आ जाएगा 2/3। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 वो कह रहा है प्लेयर है 7 कार्ड्स इन हैंड, एक प्लेयर के हाथ में 7 कार्ड्स है, ऑफ विच 5 आर रेड एंड ऑफ दीज 5 2 आर किंग्स। तो जरा इसको केस बना लेते हैं। 7 कार्ड है उसके पास, 7 कार्ड्स है, 7 कार्ड्स है, इसमें से रेड कितने हैं, रेड है 5, तो ब्लैक कितने हुए 2। और वो कह रहा है इन रेड में से भी 2 किंग है, इन रेड में से भी कितने किंग है, 2 किंग है, ठीक है ना। A card is drawn at random, the probability that it is a king, पहला केस is a king। दूसरा केस वो कह रहा है it being know that it is red, is red। तो कौन सा केस पहले अपन हो रहा है, बी वाला।
आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बताइए, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी माने किंग भी हो रेड भी हो, कितने कार्ड हैं? 2, कितने में से? 7 में से, 2/7 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिर्फ रेड कार्ड हो, रेड कार्ड कितने हैं? 5, कितने में से? 7 में से। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/5। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/5। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 40% स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, 25% बायोलॉजी एंड 15% बोथ। माने मैथ्स के पढ़ने के चांसेस कितने हो गए? 40% माने 0.4। बायोलॉजी पढ़ने के चांसेस कितने हो गए? सर 25% माने 0.25। और दोनों पढ़े माने इंटरसेक्शन पार्ट आपको गिवन है 0.15। अब क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन दैट ही रीड बायोलॉजी। माने पहला केस रीड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। दूसरा केस रीड बायोलॉजी। कौन सा केस पहले अपन हो रहा है? इफ इट इज गिवन डेट माने बी गिवन है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछा है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैथ्स भी बढ़े और बायोलॉजी भी बढ़े, ऐसा कितने केस है? 0.15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिर्फ बायोलॉजी पढ़े, कितना है? 0.25। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 3 जा ये 5 जा, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 सेम क्वेश्चन है, 40%, 25%, 50%। द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बायोलॉजी इफ ही रीड्स मैथमेटिक्स। एक सेकेंड, अब जरा क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बायोलॉजी, ठीक है ना। अब बायोलॉजी वाला केस पहले दे रखा है, तो यहां पे मैथ्स काट के इसको रब कर देते हैं और ही रीड्स बायोलॉजी यहां लिख लेते हैं बायोलॉजी और यहां लिख लेते हैं मैथ्स। अब वो कह रहा है इफ का मतलब यह हमें पहले से पता, अभी भी हमें वही निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब वो बायोलॉजी भी पढ़े और मैथ्स भी पढ़े, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी? 0.15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी का मतलब मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 40% है, 0.40। तो ये कट जाएगा 3 जा, ये कट जाएगा 8 जा, आंसर आ गया 3/8। आंसर क्या आ गया? 3/8। नेक्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन ऑड नंबर व्हेन एन ऑर्डिनरी 6 फेस डाई। माने एक डाइस को आपने एक बार फेंका तो केसेस कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑड नंबर कितने हैं? सर ऑड नंबर है 1 3 और 5। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 माने 1/2। नेक्स्ट फॉर इवेंट ए विच इज सर्टेन, अगर कोई इवेंट सर्टेन है माने जो आना ही आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। When none of the outcomes is favorable to the events, माने कोई भी आउटकम आपके फेवर में नहीं है, तो उस कंडीशन में the event is said to be impossible event। इसके बाद नेक्स्ट मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। यस सर, लीजिए सर, सारे के सारे एडिशनल क्वेश्चन की आपको सॉल्यूशन पता लग चुके हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी तो वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने स्टडी मैट को सही तरीके से फॉलो कर रखा है तो पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और सारे के सारे एडिशनल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। कुल मिला के तकरीबन 300 क्वेश्चन के आसपास की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, 250 से 300 के बीच में। तो दोस्तों इससे ज्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी तो बन भी नहीं सकती, और एडिशनल क्वेश्चन आपने देखा होगा कितने ज्यादा इजी है। तो दोस्तों बेझिझक होके सोचिए मत, स्टडी मैट को जरूर फॉलो करिएगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।